फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एटलस में। हम फ्रेंड इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने असहयोग आंदोलन तक देखा था। आज इसके आगे महत्वपूर्ण जो आंदोलन हुए थे उसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले आंदोलन है असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी का आंदोलन जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। उसका जो प्रथम चरण है उसको देखते हैं। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत होती है वो 12 मार्च 1930 को होती है। दांडी मार्च के साथ शुरू होती है। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू होता है 12 मार्च 1930 को होती है गांधी जी के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक के एकाधिकार के मुद्दे पर शुरू हुआ था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वह ब्रिटिश अधिकारी द्वारा जो अपनाया गया नमक कानून का जो एकाधिकार का मुद्दा था उसको लेकर शुरू हुआ था। अगला पॉइंट लेते हैं। अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 375 किलोमीटर दूर स्थित गुजरात के समुद्र तट पर स्थित गांव दांडी में इन्होंने 6 अप्रैल को नमक कानून को भंग किया था। महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च जो किया था अपने 78 अनुयायियों के साथ किया था साबरमती आश्रम से लगभग 375 किलोमीटर दूर स्थित जो गुजरात का तट है दांडी, वहाँ पर उन्होंने 6 अप्रैल को नमक कानून को बना करके नमक कानून का भंग किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। दांडी मार्च में अमेरिका पत्रकार वे मिलर महात्मा गांधी के साथ था। वे मिलर जो थे वे अमेरिकी पत्रकार थे और उन्होंने दांडी मार्च के समय महात्मा गांधी के साथ थे। अगला पॉइंट देखते हैं। नमक कानून तोड़ने के लिए जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो आंदोलन के नेता के रूप में अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया। नमक कानून के दौरान जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो आंदोलन के जो नेता के रूप में स्थान लेते हैं अब्बास तैयब जी लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह है उसकी तुलना नेपोलियन के जो एल्बा से पेरिस यात्रा है उससे करते हैं। इसके पश्चात पूरे देश में नमक कानून तोड़ने से संबंधित सत्याग्रह शुरू हो जाता है। तमिलनाडु के तंजौर में समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा आरंभ की। वहीं मालाबार में वाइकोम सत्याग्रह के नायक के कलप्पन ने कालीकट से पेन्नार तक की नमक यात्रा की। अगला पॉइंट देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार ने के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार संगठन ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। वहीं गढ़वाल रेजिमेंट की टुकड़ियों ने पेशावर में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। अगला पॉइंट देखते हैं। मणिपुर में जनजाति समाज के लोगों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मणिपुर की 13 वर्षीय नागा किशोरी गंडोली ने अपने नागा साथियों के साथ मिलकर इस आंदोलन में भागीदारी की। धरना में सरोजनी नायडू, इमाम साहब एवं मणिकलाल के नेतृत्व में पहुंची भीड़ को पुलिस ने लोहे की मुठ वाली लाठियों से बुरी तरह पीटा। अमेरिकी पत्रकार मिलर ने धरना संघर्ष को स्वयं देखा था। अगला पॉइंट देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में इस भाग लिया था। असम में कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने आंदोलन चलाया। पूर्वी भारत में कर न देने तथा लगान न देने संबंधी आंदोलन चलाए गए। अगले पॉइंट में देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों की वानर सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का भी गठन किया गया था। सरकार ने जवाहरलाल नेहरू एवं मोतीलाल नेहरू को गांधी जी से मिलने के लिए यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया ताकि सरकार के साथ समझौते की संभावना के संबंध में विचार विमर्श कर सके। गांधी जी ने यरवदा जेल को मंदिर नाम दिया था। आगे देखते हैं। गांधी इरविन समझौता 1931 देखते हैं। इसमें तेज बहादुर सप्रू एवं A.R. जयकर ने के प्रयासों की बदौलत 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। गांधी इरविन समझौता कब संपन्न होता है? 5 मार्च 1931 को। ठीक है। इसके पश्चात कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की मांग मान ली तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी होती है। अगले पॉइंट में देखते हैं। सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, इसको मंजूरी प्रदान करते हुए 29 मार्च 1931 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस का
कराची अधिवेशन हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं। कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित एक प्रस्ताव पारित करता है। कराची अधिवेशन में कांग्रेस जो है मौलिक अधिकार एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित एक प्रस्ताव को भी पारित करता है। आगे देखते हैं महात्मा गांधी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया था। दूसरा पॉइंट देखते हैं। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने चंपारण जो कि 1917 में होता है वहाँ पर किया था। अगला पॉइंट में देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह का पहला प्रयोग रोलेट सत्याग्रह के रूप में किया था। अगले पॉइंट में देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जाते हुए गांधी जी को पीटर मारिसबर्ग नामक स्थान पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले पॉइंट देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका मिलने गए थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी टॉलस्टॉय के विचारों से बहुत प्रभावित थे। अगला पॉइंट देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए थे। जहाज का नाम जो है एस राजपूताना था, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। गांधी जी कुटीर उद्योग के समर्थक थे तथा खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक जो है महात्मा गांधी खादी को मानते थे। अगले पॉइंट में देखते हैं। सर्वोदय की अवधारणा जो है गांधी जी ने दिया था, जिसका अर्थ होता है सभी का उदय या कल्याण। भगवत गीता को अपनी माता गांधी जी कहते हैं और गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। गोलमेज सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं। भारत के भावी संविधान के लिए विस्तृत चर्चा हेतु लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो भारत के संविधान के लिए जो विस्तृत चर्चा करना था, उसके लिए यह सम्मेलन किया गया था जो कि लंदन में था। इसमें देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में होता है। इसमें देखते हैं यह सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। पहला गोलमेज जो सम्मेलन होता है वह नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक होता है। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। अगला पॉइंट देखते हैं। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भागीदारी नहीं की थी। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजनीतिक दलों में उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित वर्ग, भारतीय राजवाड़ी के प्रतिनिधित्व आदि शामिल थे, लेकिन कांग्रेस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है 1931 को होता है, उसको देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक चला, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। यह सम्मेलन सांप्रदायिक मतभेद के कारण असफल रहा। सांप्रदायिक जो मतभेद था उसके कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहता है। यहाँ भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, जिसका गांधी जी ने विरोध किया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक लंदन में किया गया था। इसमें जो है कांग्रेस द्वारा इस सम्मेलन का बहिष्कार किया जाता है। इस सम्मेलन में 1935 के भारत शासन अधिनियम की रूपरेखा को शामिल रखा गया। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देख लेते हैं। अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भागीदारी ली थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन द्वितीय चरण जो है इसका देखते हैं। अब इसमें देखते हैं 1 जनवरी 1932 को आंदोलन की पुनः शुरुआत हो जाती है, किंतु 4 जनवरी को कांग्रेस के सारे महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मई 1933 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया तथा मई 1934 में इसे वापस ले लिया। इस आंदोलन की जो समाप्ति हो जाती है पूर्ण रूप से 1934 में हो जाती है। आगे देखते हैं। सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना समझौता 1932।
16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने विभिन्न भारतीय समुदायों के विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के लिए एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जाती है। इसके तहत दलित वर्गों को हिंदू वर्ग से अलग रखा गया, अल्पसंख्यक वर्ग में सम्मिलित कर इसके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं, दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने के विरोध में गांधी जी सितंबर 1932 में आमरण अनशन पर बैठ गए। अगले पॉइंट देखते हैं, मदन मोहन मालवीय, MC राजा, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी आदि के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं BR अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी जाती है। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुई। संस्थापक जो इसके थे आचार्य नरेंद्र एवं जयप्रकाश नारायण जी थे। अन्य सदस्य में मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया जी थे। आगे देखते हैं, प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल का गठन 1937 में। देखते हैं इसमें 1936 के प्रारंभ में लखनऊ तथा इस साल के अंतिम महीने में फैजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के सभी गुटों ने चुनाव में भाग लेने पर अपनी सहमति दे दी। प्रांतीय मंत्रिमंडल के इस चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। ये जो 5 प्रांत थे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा थे। अगले पॉइंट में देखते हैं, जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार गठित की। ये जो 6 प्रांत थे वह थे मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा एवं बम्बई। पंजाब प्रांत में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने मिलकर संयुक्त रूप से सरकार का गठन किया तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। आगे चलकर पश्चिमोत्तर प्रांत एवं असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन किया। अगले पॉइंट में देखते हैं, इस तरह कांग्रेस पार्टी 11 में से 8 प्रांतों में सरकार चला रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बिना ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में अक्टूबर 1939 में शासन के 28 माह पश्चात कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। अगले पॉइंट में देखते हैं, कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के पश्चात भीमराव अम्बेडकर तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। आगे देखते हैं, त्रिपुरी संकट 1939। इसमें देखते हैं 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा में आयोजित किया गया, जिसे सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए। 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो हरिपुरा में होता है और इसके जो अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस जी बनते हैं। इसके पश्चात 1939 में कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, ये त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, वहाँ पर आयोजित किया जाता है। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के समर्थक उम्मीदवार पिट्टाभी सीतारमैया को हराकर दूसरी बार अध्यक्ष बन जाते हैं। इस चुनाव के बाद अध्यक्ष को अपनी कार्य समिति में सदस्यों की नियुक्ति करने के लिए गांधी जी द्वारा सुझाव लेना था, किंतु गांधी जी ने सुझाव देने से इनकार कर देते हैं। अंतिम रूप से सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के कारण राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के पश्चात मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना कर ली। आगे देखते हैं, देशी रियासतों में जनता द्वारा किया गया संघर्ष। इसमें पहले पॉइंट में देखते हैं, 1920 के असहयोग आंदोलन ने देशी रियासतों की जनता पर काफ़ी प्रभाव छोड़ा था। रियासतों की जनता लोकतांत्रिक अधिकारों एवं लोकप्रिय सरकारों की मांग को लेकर आंदोलन करने लगी। आगे देखते हैं, कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में सर्वप्रथम देशी रियासतों के संबंध में अपनी नीति घोषित की थी। देशी रियासतों के संबंध में कांग्रेस जो है 1920 के नागपुर अधिवेशन में अपनी नीति की घोषणा करते हैं और इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि रियासतों के राजाओं से उत्तरदायी सरकार गठन करने की मांग की जाती है तथा रियासतों की जनता को कांग्रेस का सदस्य बनने की अनुमति ली जाती है।
आगे देखते हैं, विभिन्न रियासतों में उत्पन्न राजनीतिक गतिविधियों में सामंजस्य बिठाने हेतु दिसंबर 1927 में ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले पॉइंट में देखते हैं, मार्च 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों की जनता को कांग्रेस के नाम पर आंदोलन को अनुमति दे दी। अगले पॉइंट में देखते हैं, 1939 में स्टेट पीपुल्स कांग्रेस ने लुधियाना अधिवेशन के लिए जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना, तो ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों में छिड़े आंदोलन खुले रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ गए। आगे देखते हैं, अगस्त प्रस्ताव 1940। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस की मांग के प्रत्युत्तर में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा करते हैं। अगस्त प्रस्ताव की जो घोषणा करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो करते हैं। इस प्रस्ताव के तहत भारत को डोमिनियन स्टेट्स वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते ही संविधान निर्मात्री परिषद का गठन, युद्ध सलाहकार परिषद गठित करने आदि की बात की गई थी। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट्स की बात को ठुकरा दी। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने पवनार महाराष्ट्र में कुछ चुने हुए व्यक्तियों के साथ लेकर सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय करते हैं। इस सत्याग्रह का जो मुख्य उद्देश्य होता है, ब्रिटिश भारत सरकार की जो नीति है उस नीति के प्रति नैतिक विरोध प्रदर्शित करना था। और इस सत्याग्रह के जो प्रथम सत्याग्रही होते हैं वो विनोबा भावे तथा द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और इसके जो तृतीय सत्याग्रही होते हैं वो ब्रह्मदत्त होते हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, पाकिस्तान की मांग। इसमें देखते हैं 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद जो अधिवेशन होता है 1930 का, वहाँ पर जो मुस्लिम लीग होते हैं मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। जो पृथक राष्ट्र का विचार देते हैं वो मोहम्मद इकबाल देते हैं, जबकि पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग करते हैं पहले कैम्ब्रिजियन विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने किया था। ठीक है, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान शब्द का जो प्रयोग हुआ था उसको सबसे पहली बार चौधरी रहमत अली ने किया था। अगले पॉइंट देखते हैं, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 की जो अध्यक्षता करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इस अधिवेशन में जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रस्तुत किया, साथ ही पहली बार पाकिस्तान राज्य की मांग से संबंधित प्रस्ताव को भी पारित किया। आगे देखते हैं, क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आता है। इसमें देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध में जब मित्र राष्ट्रों की स्थिति बिगड़ने लगती है तब युद्ध में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार जो है मार्च 1942 में अपने कैबिनेट मंत्री स्टुअर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में एक दूत मंडल को भारत भेजता है, जिसमें निम्नलिखित घोषणाएं होती हैं। क्रिप्स मिशन जो होता है स्टुअर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में भारत में आता है मार्च 1942 में। ठीक है, देखते हैं इसमें, युद्ध समाप्त होने पर भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा तथा एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन किया जाएगा। क्रिप्स मिशन में ये घोषणा की गई थी कि युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिलेगा तथा संविधान निर्मात्री परिषद का गठन भी किया जाएगा। आगे देखते हैं, इस प्रस्ताव में यह गुंजाइश रखी गई थी कि यदि किसी प्रांत को नया संविधान स्वीकार नहीं होता है तो वह अपने लिए नया संविधान हेतु ब्रिटिश सरकार के साथ अलग से समझौता कर सकेगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को इसमें स्वीकार नहीं किया गया था। इसमें अगला पॉइंट है, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारतीय जनमानस की मनस्थिति को झकझोरने का कारण किया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। बम्बई के ग्वालियर टैंक में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है 7 अगस्त 1942 को होता है और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। और इस अधिवेशन में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है तथा गांधी जी के नेतृत्व में एक जनसंघर्ष चलाने का निर्णय लिया जाता है। अगले पॉइंट में देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख जो है गांधी जी ने तैयार किया था, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। इसी आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय देते हैं।
9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया तथा जवाहरलाल नेहरू को गोविंद बल्लभ पंत, जेबी कृपलानी, पिटावी सिद्धारमैया आदि को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा जाता है। पटना में राजेंद्र प्रसाद को रखा जाता है तथा हजारीबाग के सेंट्रल जेल में जयप्रकाश नारायण को रखा जाता है। बाद में जयप्रकाश नारायण ने जेल से फरार होकर नेपाल में आजाद दस्ते का गठन किया तथा भूमिगत होकर आंदोलन चलाते रहे। आगे देखते हैं, राम मनोहर लोहिया रेडियो पर नियमित रूप से बोलते थे। गुप्त रेडियो संचालन से जुड़े अन्य नेता थे B.M. खाकर, उषा मेहता, चंद्रकांत झावेरी आदि थे। अरुणा आसफ अली जी इस आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलापों से जुड़ी रही। अगले पॉइंट में देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कुछ हिस्सों में समानांतर सरकार की स्थापना होती है, जिसमें चीत पांडे के नेतृत्व में बलिया में समानांतर सरकार का गठन होता है तथा बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार या राष्ट्रीय सरकार की स्थापना 1942 में की जाती है। तामलुक की जातीय सरकार ने बड़े पैमाने पर राहत कार्य किए। स्कूलों को अनुदान, एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन भी इसमें शामिल है। और जो सतारा की समानांतर सरकार होती है, इस सबसे लंबे समय तक चलती है, जो कि 1945 तक चलती है। यशवंत राव चौहान एवं नाना पाटिल यहाँ के महत्वपूर्ण नेता थे। अगले पॉइंट में देखते हैं, हिंदू महासभा एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का जो समर्थन है वो हिंदू महासभा एवं मुस्लिम लीग ने नहीं किया था, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कर इन कैदियों को माफी भी दे दी। अगला पॉइंट में देखते हैं, वेवेल योजना तथा शिमला सम्मेलन, जो कि 1945 में होता है। देखते हैं इसमें 14 जून 1945 को भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल एक योजना प्रस्तुत की जिसमें निम्नलिखित बातें थी। पहला पॉइंट है इसमें, केंद्र में एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाना तथा जिसमें वायसराय एवं कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त शेष सदस्य भारतीय भी रहेंगे। दूसरे पॉइंट में था, परिषद में हिंदू एवं मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। तीसरे पॉइंट में था, इस कार्यकारी परिषद को तभी तक शासन कार्य का संचालन करना था जब तक नए संविधान पर आम सहमति न बन जाए। 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन होता है, जिसका उद्देश्य होता है वेवेल द्वारा प्रस्तुत की गई योजना का विचार विमर्श करना। और इस शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर अबुल कलाम आज़ाद ने हिस्सा लिया था तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के तौर पर जिन्ना शामिल होते हैं। और इस सम्मेलन में जिन्ना द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव कि वायसराय के जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य होंगे सभी मुस्लिम सदस्य होंगे जो मुस्लिम लीग से ही लिए जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। और इस प्रस्ताव से सम्मेलन असफल हो जाता है। 1945 का चुनाव देखते हैं। इसमें चुनाव में कांग्रेस ने केंद्रीय परिषद में आधे से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करती है। कांग्रेस जो होती है केंद्रीय परिषद में आधे से अधिक सीट पर विजय प्राप्त करती है तथा प्रांतीय चुनाव के पश्चात कांग्रेस ने मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा तथा असम तथा मध्य प्रांत में अपनी सरकार गठित करती है, जबकि मुस्लिम लीग केवल बंगाल तथा सिंध में ही पूर्ण बहुमत प्राप्त कर पाती है। अगले पॉइंट में देखते हैं, पंजाब में ख्वाजा हयात खां के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। आगे देखते हैं नौसेना विद्रोह, जो कि 1946 में होता है। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव, खराब भोजन तथा कम वेतन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। इन सैनिकों ने BC दत्त नामक नाविक, जो कि एक जहाज में दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उसको छोड़ने की मांग कर रहे थे। सरकार के दमनात्मक रूप को देखते हुए वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया। अंततः 23 फरवरी 1946 को इस आश्वासन के बाद कि इनका दमन अब नहीं किया जाएगा, इन विद्रोही नाविकों ने सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। आगे देखते हैं कैबिनेट मिशन 1946। 24 मार्च 1946 को भारतीय नेताओं से भारत का संविधान तैयार करने के संबंध में बातचीत करने तथा एक अंतरिम सरकार के गठन करने के उद्देश्य से
कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचती है। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचती है? 24 मार्च 1946 को। इस मिशन में जो प्रमुख उद्देश्य है उसका यह था, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे इसमें कैबिनेट मिशन के सदस्य जो थे वो पैट्रिक लॉरेंस, स्टुअर्ट क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर थे। इस मिशन का जो मुख्य कार्य था, संविधान का निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करना तथा संविधान को बनाने वाली संविधान सभा प्रांतीय विधानों सभाओं के द्वारा चुनी जाने थे। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। आगे देखते हैं संविधान सभा के लिए चुनाव। इसमें देखते हैं संविधान सभा के लिए 1946 में चुनाव है, जिसमें ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 208 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। चुनाव के पश्चात वायसराय ने अंतिम सरकार की स्थापना के लिए कांग्रेस एवं लीग के सामने एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के तहत अंतरिम सरकार में 14 सदस्यों को नियुक्त किया जाना था, जिसमें से 6 सदस्यों को कांग्रेस द्वारा मनोनीत किया जाना था तथा तय हुआ 5 मुस्लिम लीग तथा 3 अन्य अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित प्रतिनिधि नियुक्त किए जाने थे। मुस्लिम लीग ने वायसराय के इस प्रस्ताव को नामंजूर कर पाकिस्तान की मांग को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इसको बहुत महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट देखते हैं। इस दिन पश्चिम बंगाल में विभत्स सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अंतरिम सरकार का गठन। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने मंत्रिमंडल के 11 सदस्यों के साथ शपथ लेते हैं। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो जाती है, किंतु मुस्लिम लीग का सरकार में प्रवेश करने का उद्देश्य सरकार के कामकाज में बाधा पहुंचाना था। पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाना था, न कि सहयोग करना था उनका। अगले पॉइंट में देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 से पहले भारतीय को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। आगे देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून योजना है। इसमें देखते हैं मार्च 1947 में माउंटबेटन वायसराय बनकर भारत आता है। माउंटबेटन जो वायसराय बनकर मार्च 1947 में भारत आता है। 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की। इसे माउंटबेटन योजना अथवा 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। 3 जून योजना के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण का दिन निश्चय किया गया। ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। उसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से भारत के 2 स्वतंत्र प्रदेशों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। आगे देखते हैं। देशी रियासतों की स्थिति। स्वतंत्रता के पश्चात भारत विभाजन 3 जून योजना में रियासतों को यह छूट प्रदान की गई थी कि वे किसी भी राज्य भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल हो सकती है। इसमें जूनागढ़ की जनता ने भारत में शामिल होने की इच्छा जताई, किंतु वहां का जो नवाब था पाकिस्तान में शामिल होना चाह रहा था। इस परिस्थिति में भारतीय सैनिकों ने राज्य पर कब्जा करके जर्मन संग्रह फरवरी 1948 कराया, जो भारत के पक्ष में था। फलस्वरूप जूनागढ़ रियासत को भारत का अंग बना दिया गया। इसमें हैदराबाद का, आगे देखते हैं। हैदराबाद का जो निजाम था स्वतंत्र रूप से शासन करने का इच्छुक था, किंतु इसके तेलंगाना क्षेत्र में आंतरिक विद्रोह को देखते हुए भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया तथा 1948 में इसे भारत का अंग बना लिया गया। अगला पॉइंट देखते हैं। कश्मीर की जनता भारत में सम्मिलित होने की इच्छुक थी, किंतु वहाँ का जो तत्कालीन महाराजा था अभी अनिर्णय की स्थिति में था। इसी दौरान पाकिस्तान ने इस पर आक्रमण कर इसे पाकिस्तान में शामिल करना चाहा, किंतु कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ संधि कर भारत में शामिल होने का फैसला किया। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमने पूरा संपूर्ण भारत आंदोलन को कवर कर लिया है। अब आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।